हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। कोरोना काल के बावजूद हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 26 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, लेकिन इसके पहले ही विपक्ष सरकार को घेरने को लेकर रणनीति बनाने की तैयारियों में जुट गया है। वहीं विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करने के लिए सत्ता पक्ष भी तैयार दिख रहा है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर प्लान भी तैयार कर लिया है। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र इस बार हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष ने सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार को घेरने को लेकर अपनी भौवें तरेजा शुरू कर दिया है। इस बीच विधानसभा में SYL का मुद्दा भी उठ सकता है। सरकार चाहती है कि इस मुद्दे को विधानसभा सत्र में पहले समेटा जाए, ताकि विपक्ष को इस पर बोलने का मौका न मिल सके। यही वजह है कि मंगलवार को दिल्ली में सीएम मनोहर लाल और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच मीटिंग में इस मामले को हल करने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हरियाणा को ज्यादा उलझन नहीं है। हरियाणा को पानी मिल चुका है, बस नहर के निर्माण को लेकर फैसला होना है। अगर सहमति मीटिंग में बन जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना रुख रखेगा। देखिए, जो हमारे जल संसाधन केंद्र के मंत्री हैं श्री शेखावत जी, उन्होंने दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाया है। कल सायंकाल 3 बजे मीटिंग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि बहुत जल्दी दोनों मुख्यमंत्री बैठ करके और केंद्र के अधिकारी और मंत्री बैठ करके इसका कोई भी सॉल्यूशन हल निकालें। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उस अनुसार हम अपने जो भी हमारा विषय है उसमें हमें कोई उलझन ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमको तो SYL का पानी मिल चुका है। केवल उस नहर के निर्माण का ये निर्णय होना शेष है। आपसी सहमति से अगर कोई बात बनती है तो ठीक है, और नहीं तो सुप्रीम। उधर मानसून सत्र में विपक्ष बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और किसानों के खिलाफ लाए गए अध्यादेश के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा धान घोटाला और लॉकडाउन के दौरान शराब घोटाला, साथ ही रजिस्ट्री घोटाले का मुद्दा भी मानसून सत्र में उठाया जा सकता है। पिछली बार भी उठाया हमने और अब भी उठाएंगे, पूरे जोर शोर से उठाएंगे। जब तो मैं कह रहा हूँ, जांच दूध का दूध, पानी का पानी जब होगा, या तो हाईकोर्ट के जज के द्वारा कराई जाए, या विधानसभा की कमेटी बना दी जाए, या CBI कराया जाए। एक कभी SCT, कभी SIT, कभी विजिलेंस, मतलब सरकार पिछली हुई है इस बात। एक घोटाला के जांच करवा रहे हैं, तो दूसरा घोटाला तब पूरी जाए। तो वही सरकार ने भी विपक्ष को जवाब देने की तैयारी पूरी कर ली है, ताकि विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जा सके। इधर सरकार इस सत्र में हरियाणा में 75% रोजगार के लिए बिल विधानसभा में पेश कर सकती है। इसके अलावा पंचायत, जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का बिल लाकर विपक्ष को पटखनी दे सकती है। इसका बिल आगामी विधानसभा सेशन में ले जाएंगे, जहाँ 50% हिस्सेदारी हरियाणा प्रदेश की, चाहे वो पंचायतें हो, पंचायतों के सरपंच हो, जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो, और 8% रिजर्वेशन DCA को प्रदेश। सर, किसान जो विरोध कर रहे हैं इस अध्यादेश का, और आपने उसका कहीं पक्षधारी की है कि ये अध्यादेश किसानों के हक में है। देखिए, मैं ये स्पष्ट कर सकता हूँ, गेहूं और जीरी की फसल जो MSP पर खरीद कर हम FCI को देते हैं, उसके लिए दुष्प्रचार सबसे ज्यादा किया जा रहा है, और ये सरकार का निर्णय, उसको MSP पे हम पूरी तौर पर इन्हीं मंडियों में। उधर विधानसभा अध्यक्ष सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी तैयारी में जुट गए हैं। सभी जो हमारे विधायक हैं, चाहे हमारे वो सभी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर, सभी लोग वो कोविड-19 का टेस्ट विधानसभा से सत्र से 3 दिन पहले तक उसकी नेगेटिव रिपोर्ट को लेकर के आएंगे। एक तरफ विपक्ष घोटालों के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, तो दूसरी तरफ सरकार रोजगार बिल और पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण का बिल पेश कर विपक्ष को पस्त करने की कोशिश करेगी। लेकिन इतना तय है कि इस बार का मानसून सत्र हंगामेदार होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो मानसून सत्र के लिए तैयारी सभी की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी है, लेकिन कौन किस पर भारी पड़ेगा, विपक्ष का क्या प्लान है, किस तरह से और किन किन मोर्चों पर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से रहेगी, सरकार जवाब देने के लिए कितनी तैयार है, ये देखना होगा। विपक्ष के आरोपों से कैसे निपटेगी सरकार। सत्र से पहले अगर एसवाईएल के मुद्दे का कोई हल निकल जाए तो इस सत्र में क्या अलग ही रंग देखने को मिलेगा। हरियाणा पंजाब के सीएम मंगलवार को एसवाईएल को लेकर बात करने वाले हैं, तो हम थोड़ा सा एसवाईएल का भी जिक्र यहां पर जरूर करेंगे इस डिबेट में। कुल मिलाकर ओवरऑल जो बात करेंगे डिबेट में वो है मानसून सत्र को लेकर क्या तैयारी है, किन मोर्चों पर बात होनी है। चूंकि कोरोना काल में है, हम बहुत ही सधे हुए चाल में आप कह सकते हैं और बहुत ही सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए इस सत्र की शुरुआत होने जा रही है 26 अगस्त से। लेकिन शुरुआत हो रही है कोरोना काल में, ये एक बड़ी बात है। और 26 अगस्त से होने वाले इस मॉनसून सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना रही है। किन मोर्चों पर क्या सवाल दागे जाएंगे विपक्ष की तरफ से, उन सवालों का, उन शब्दबाणों का जवाब कितना तैयार है सरकार के पास, ये देखने लायक रहेगा। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र इस बार हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष ने सत्र शुरू होने से पहले ही अपने भौवें तरेरना शुरू कर दिया है। इस बीच विधानसभा में एसवाईएल का मुद्दा भी उठ सकता है। एसवाईएल का मुद्दा दोनों ही तरह से उठेगा। अगर मंगलवार को इस पर कुछ थोड़ा बहुत फैसला हो जाता है, मन बन जाता है दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच में, उम्मीद तो यही की जा रही है कि मामला जो है वो यहां पर सुलझ जाएगा। लेकिन अगर नहीं उठता तो विपक्ष इस मसले को लेकर भी एक गर्म सवाल सरकार से दाग सकता है सत्र के भीतर। सरकार चाहती है कि इस मुद्दे को विधानसभा सत्र से पहले ही समेटा जाए। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आज शाम ही दिल्ली पहुंचने वाले थे सीएम। दिल्ली में आज उनका ठहराव रहेगा और वो मंगलवार सुबह मुलाकात करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर से। एसवाईएल को लेकर ही मेन ये बात होनी है, जिसमें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी जरूर होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि दोनों ही राज्यों से आप बात कीजिए और आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए, मामले को सुलझाने की आपकी तरफ से कोशिश होनी चाहिए। और ये भी बता दें कि इस बैठक के बाद जो कुछ भी रहेगा वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। बहरहाल हम बात कर रहे हैं मानसून सत्र की। सत्र में किन किन मसलों पर बात हो सकता है, इसे लेकर एसवाईएल एक टॉपिक हो सकता है। और क्या तैयारी है विपक्ष की, किन किन मोर्चों पर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की रहेगी, क्या सवाल दागे जाएंगे विपक्ष की तरफ से, कितने दिनों का ये मानसून सत्र होगा और वो काफी लगते हैं क्या विपक्ष को अपने सवालों के लिए, अपने उन कार्यों के लिए जिसका जिक्र, जिसका जवाब वो चाहती है कि सरकार इस सत्र में करे। सरकार कितनी तैयार है इस बार विपक्ष के लिए, ये देखना और ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो मानसून सत्र में विपक्ष बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और किसानों के खिलाफ लाए गए अध्यादेश के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, ऐसा अंदेशा है। चूंकि इस पर लगातार जो विपक्ष है वो बहुत ही गर्म शब्दों में सवाल हमने देखा कि हाल के दिनों में सरकार से पूछ रहा था। तो ये मसले हो सकते हैं कि विपक्ष जरूर उठाए। इसके अलावा धान घोटाला, लॉकडाउन के दौरान शराब घोटाला, साथ ही रजिस्ट्री घोटाले का मुद्दा भी मानसून सत्र में विपक्ष उठा सकता है। वहीं सरकार ने भी विपक्ष को जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है ताकि विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जा सके। सरकार इस सत्र में हरियाणा में 75% रोजगार के लिए बिल विधानसभा में पेश कर सकती है, ऐसी संभावना है। इसके अलावा पंचायत, जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का बिल लाकर विपक्ष को पटखनी दे सकती है, ये सरकार की तरफ से हो सकता है। उधर विधानसभा अध्यक्ष सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुट गए हैं। एक नई और बहुत ही सही चीज हम यहाँ पर ये देखेंगे, क्योंकि कोरोना काल की हम बात कर रहे हैं कि कोरोना काल में मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, तो यहाँ सत्र में भीतर जाने से पहले सभी को 3 दिन पहले ही अपना कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा। इसके लिए एक विशेष कैंपस भी लगाया गया है। मेहमानों से मिलवाते हैं, हमारे पैनल से आपको मिलवाती हूँ और डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर हिम्मत यादव है, प्रवक्ता कांग्रेस। डॉक्टर हिम्मत, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। सुदेश कटारिया, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़े हुए हैं। कटारिया साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। सुखबीर तंवर, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ है। तंवर साहब, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ।
नमस्कार सर। ये तीन मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं और इनके अलावा अमित नेहरा वरिष्ठ पत्रकार सीधे जुड़े हैं। नेहरा साहब, बहुत स्वागत है रेडा न्यूज पर। नमस्कार। प्रवक्ता जेजेपी दिलबाग सिंह नैन भी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। नैन साहब, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। एक एक कर सभी के पास आऊंगी। सुदेश कटारिया जी, मैं आप ही के साथ शुरुआत कर लेती हूँ। विपक्ष के आरोपों से कैसे निपटेगी सरकार? आप क्या लेकर आ रहे हैं इस सत्र में, क्या नया है? देखिए अनामिका जी, सबसे पहले तो जिस प्रकार से कोरोना से पूरा हरियाणा प्रदेश नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा विश्व जूझ रहा था, उसी को देखते हुए हमने एक ऐसी व्यवस्था विधानसभा में की है, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सभी विधायकों को, सभी मिनिस्टरों को, सभी अधिकारियों को, सभी पत्रकारों को रिक्वेस्ट की गई है कि सभी 3 दिन पहले अपना कोरोना टेस्ट करवा के उसकी नेगेटिव रिपोर्ट हाथ में लाएं, उसके बाद उसकी एंट्री की जाएगी। अंदर बैठने की भी हमने समुचित व्यवस्था की है। जहां दीर्घा थी, दर्शक दीर्घा, उसको भी खत्म करके वहां भी विधायकों की सीटिंग की गई है। अंदर सभी को सैनिटाइजर और किट मुहैया कराई जाएगी। हमने पूरी व्यवस्था सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए विधानसभा को चलाने की पूरी तैयारी हमने कर ली है। लेकिन जिस प्रकार से अनामिका जी आप कह रही थी कि विपक्ष की बातों का किस प्रकार से जवाब देंगे, आज हरियाणा प्रदेश में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। अगर विपक्ष से हम बात करें किसी भी मुद्दे पर, अभी बात कर रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हम सुन रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, ये वो लोग हैं अनामिका जी जिन्होंने सरकारी नौकरियों को बेच खाया और जिनकी बदौलत आज कई हजार परिवार रोडों पर दर बदर की ठोकर खाते फिर रहे हैं। किस मुंह से ये रोजगार की बात करेंगे? बात किन्होंने किसानों की? रोजगार की बात करेंगे क्या? हम करेंगे, हम करेंगे। क्या बात करेंगे? हमने 75% रोजगार के लिए बिल लाएंगे विधानसभा में? बिल्कुल, वो उसको बिल भी लाया जाएगा। देखो वो तो आने वाले समय में पूरी संभावना है कि आने इस विधानसभा में इस प्रकार का बिल लेके आया जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं जिस प्रकार का सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विपक्ष कर रहा है उसका जवाब तो दे दूं। किसानों की बात ये करते हैं, ये वो लोग हैं जो दक्षिण हरियाणा का किसान बिजली और पानी के लिए प्रताड़ित होता था, जहां पिछले 40 साल से पानी पर राजनीति होती आई। चाहे रघु यादव की बात कर ले, चाहे पूर्व अटेली से पूर्व विधायक नरेश यादव झूठे ढकोसले करके जल युद्ध के नाम पर विधानसभा में पहुंचने की बात करते हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी झूठे वायदे करके जल युद्ध के नाम पर एक इस प्रकार का ढकोसला करके सरकार हथियाने का एक सरकार बनाने का काम की हो। लेकिन एक ऐसी ऐतिहासिक सरकार, ऐसा ऐतिहासिक मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला जिन्होंने सत्ता आने के बाद पहली कलम से दक्षिण हरियाणा को आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए पेंशन देने का काम किया, एमएसपी को 1.5 गुना करने का काम किया। हमने बहुत सारे ऐसे काम किए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूरा लागू करने का काम किया। हमने बहुत सारे ऐसे काम किए। आप बताएं तो सही, किस बात पर घेरेंगे हमें? आइए विधानसभा में या बाहर आइए, बताइए हमें किस बात पर चर्चा करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं अनामिका जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये बात करते हैं जिन्होंने सरकारी नौकरियों के पैसे लेकर और गरीब आदमियों से पैसे बटोरकर उनको दर बदर की ठोकर खाने पे आज मजबूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिस प्रकार से निर्णय आया, आज वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उसका सारा श्रेय जाता है तो कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है। हमने व्यवस्था परिवर्तन करके आना, 75,000 सरकारी नौकरियां, 75,000 सरकारी नौकरियां, वो भी योग्यता के आधार पर। मानसून सत्र में आप क्या लेकर आ रहे हैं सर? सीधा सवाल, क्या लेकर आ रहे हैं मानसून सत्र में? मानसून हमने बताया ना, अभी क्या विधानसभा, अभी तो आप तो कांग्रेस को जवाब दे रहे थे। नहीं, अभी तो स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी, उसमें तय होगा कौन कौन से मुद्दे आएंगे। हमने तैयारी कर ली है, महिलाओं के आरक्षण बिल की भी कर ली है, 75% रोजगार वाले की भी कर ली है, और बहुत सारे 2-3 मुद्दे हैं जिसको हम लेकर आएंगे। एक आधा बता दीजिए सर। बता तो दिया, महिलाओं वाला बता दिया, 75% रोजगार वाला बता दिया, और मुद्दे वो आपके सामने आ जाएंगे जिस प्रकार से विधानसभा चलेगी, आपके सामने आ जाएंगे। डॉक्टर हिम्मत, विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, सुना आपने। और अभी सीएम साहब का भी एक बयान आया आज कि कांग्रेस यथास्थितिवादी है। अनामिका जी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया यथास्थितिवादी, और जिस प्रकार से बीजेपी के हमारे भाई प्रवक्ता भी बैठे हैं, इनको भी विपक्ष कहीं पे नजर नहीं आता। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो संस्कार हैं, इनके संस्कार, राजनीतिक संस्कार, इनके वैचारिक संस्कार, इनके राजनीतिक वैचारिक संस्कार इस प्रकार के हैं कि इनको जब सत्ता मिल जाती है तो इनको विपक्ष नाम की कहीं चीज दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये अपना जो एजेंडा है, जो शासन का जो एजेंडा है, जो गलत नीति का जो इनका एजेंडा है, उसको ये लागू करने की दृष्टि से इनको कहीं विपक्ष नजर नहीं आता। इनको जो है आज राजस्थान के अंदर अभी हाल में आपने देखा किस प्रकार से जो है सरकार को, एक चली चलाई सरकार, एक जनता की चुनी हुई सरकार को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। पीछे आपने कर्नाटक के अंदर देखा, तमाम प्रदेशों के अंदर इनकी जो कोशिश रही वो यही तो थी कि किस तरह से विपक्ष का गला दबा दिया जाए, और जहां जनता की चुनी हुई सरकारें थी उन सरकारों को भी
धनतंत्र से और अपने जो ये षड्यंत्र और जो ये इनके पास एक योजना है पूरी पैसे की, किस प्रकार से खरीद फरोख्त करके हॉर्स ट्रेडिंग करके किस प्रकार से सरकारों को गिराने का काम इन्होंने किया है। तो ये बात काफी होगी ये दर्शाने को कि इनको विपक्ष किस लिए नजर नहीं आता। आज विपक्ष तो बार बार जो है सरकार को चेताता आया है, चाहे वो एसवाईएल मुद्दे की बात हो कि आप कहते हैं कि एग्जीक्यूशन के लिए जो है हम वेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो गाइडलाइंस दे दी थी कि इस प्रकार से जो है बॉर्डर जो हमारा रोड वाला जो कोई एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी कोई निर्धारित करके दे सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो है इसका कार्य पूरा कराया जाए। पूरे विपक्ष की पूरी राजनीतिक गैर राजनीतिक जो दूसरे राजनीतिक दल थे, चाहे उसमें चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भी थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी थे, और तमाम पार्टियां ने मिलकर के इस बात की मांग रखी थी कि हम सारे मिलकर के, और प्रधानमंत्री जी से समय लीजिए आप, मुख्यमंत्री से इस प्रकार की जो है रिक्वेस्ट की गई थी कि आप प्रधानमंत्री जी से समय लीजिए। आज तक तो प्रधानमंत्री जी से समय यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी को मिल नहीं पाया एसवाईएल के मुद्दे पे, और आज जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के जो है पंजाब के मुख्यमंत्री जी से, कैप्टन साहब से हम बात करेंगे, तो ये तो 3 साल पहले मुख्यमंत्री जी ये बात खुद कह चुके हैं कि भाई अब तो बातचीत का जो है समय वो खत्म हो चुका है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक का फैसला कर दिया है। तो जब आपको ये पता है कि हमारे हक का फैसला आ चुका है, तो आज प्रधानमंत्री जी से समय लीजिए और प्रधानमंत्री जी से कहिए कि इस चीज के अंदर मध्यस्थता करे। जब हरियाणा के अंदर यहाँ रेवाड़ी की जो है रैली कर करके और इतनी जोर से गर्जना यहाँ पे करके गए थे, तमाम चीजों की घोषणाएं करके गए थे, आज हरियाणा के लिए उनके पास समय नहीं है। और मुख्यमंत्री जी की क्या मजबूरी है, क्या उनके सामने उनकी साख है कि आज उनको जो है समय नहीं मिल पाता। तो ये तो कोरी जो है ये तो सिर्फ जो है बात को लिपापोती करने का है, जो है ये प्रयास है। आने वाले समय में इसका जो है आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। दूसरी बात अनामिका जी, इसी स्टूडियो में सैकड़ों घोटालों की चर्चा हम आपके स्टूडियो में यहीं बैठ करके कर चुके हैं, चाहे वो माइनिंग का घोटाला हो, चाहे वो शराब का घोटाला हो, चाहे वो धान का घोटाला हो, तो तमाम प्रकार के जो घोटाले इस प्रदेश के अंदर जब से पिछले 6 वर्षों से सरकार आई है, इस प्रदेश ने इस प्रकार के बड़े बड़े घोटाले देखे हैं, और आज उन घोटालों का जवाब विपक्ष मांगेगा। आज विपक्ष के पास ये, वैसे तो विपक्ष को समझते ही नहीं है, लेकिन विधानसभा के अंदर तो हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार की, जनता की लड़ाई वहां विधानसभा के सत्र के अंदर हम पुरजोर तरीके से उठाने का काम करेंगे, क्योंकि विपक्ष जो है वो जनता का वकील होता है, और इनको लगाम लगाने की हम कोशिश करेंगे और सरकार को चेताएंगे। इनकी गूंगी जो बहरी जो सरकार इस प्रदेश के अंदर पिछले 6 वर्षों से, इस हरियाणा की जनता जो आज जिस पीड़ा से गुजर रही है उससे सारा हरियाणा वाकिफ है। और इस तमाम मुद्दों के अंदर आप नौकरी की बात मेरे भाई कर रहे थे, 75% नौकरी, आज समस्या रिजर्वेशन की नहीं है अनामिका जी। आज हरियाणा के अंदर उद्योग कितने लगे, पिछले 6 वर्षों में कितने उद्योग आज भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिए, और कितने एमएसएमई सेक्टर्स को इन्होंने खड़ा कर दिया। एमएसएमई सेक्टर और जो औद्योगिक क्रांति जो होती है वो रोजगार सृजन करने का काम करते हैं। पिछले 5 वर्षों से यहां से कंपनियां उठ करके गई हैं। एक कंपनी का नाम बताइए। मैं अभी आपके थोड़े एक कंपनी का नाम बताइए, प्रदेश की जनता ये भी जानना चाहती है कौन सी कंपनी उठ के चली गई। 85,000 रोजगार हमने योग्यता के आधार पर दिए हैं, तुम्हारी तरह पैसों में नहीं बेचे। भाई साहब कटारिया जी, झूठ और लूट कटारिया जी शांति से भैया बताएं कौन सी प्रदेश की जनता ये भी जानना चाहती है कौन सी कंपनी उठ के चली गई। ज्यादा तेज बोलने से एक कंपनी का नाम खत्म नहीं होते भैया, तथ्य खत्म नहीं होते। बिल्कुल बताइए कि कौन सी कंपनी उठ के चली गई। सर बारी मैं बताता हूं 3.5 लाख प्राइवेट सेक्टर में रोजगार, 85,000 रुपए 85,000 हमें रोजगार, हमने सरकारी दिए। आप बताएं ना सुदेश जी, सबसे 10 साल के कार्यकाल में कितने रोजगार दिए। ठीक है, आप काउंटर से आपने पूछ लिया, आपने काउंटर सवाल किया, जवाब लीजिए बस। तथ्य खत्म नहीं हो जाते ज्यादा तेज बोलने से कटारिया साहब। आराम से आपको मौका मिला था, आपको मौका मिला था आपकी बात रखने का। अब थोड़ा सा यही निर्णय 2004 में थोड़ा सा दिल रखिए, वो भी जानना चाहती हूँ। थोड़ा सा सब्र करना सीखिए, सब्र करना सीखिए। सब्र का फल मीठा होता है कटारिया साहब। आप जवाब दीजिए।
अगर आपने कहा कि कंपनी उठकर चली गई, वो पूछ रहे हैं कौन सी, तो अनामिका नाम बता जी, दीजिए। अनामिका जी, हाँ। आज मारुति का, हीरो का जो प्रोडक्शन आज गुजरात के कटारिया अंदर, साहब एक बार सबको देखिए मौका मिलने दीजिए। जो और भी प्रोडक्शन, 3 लोग बैठे हैं। जो कंपनी का नाम प्रोडक्शन, बताएं एक बार। जो प्रोडक्शन जिस प्रकार से, मैं बता रहा हूं ना नाम आपको, आप क्यों बार बार बोल रहे हैं? है ही नहीं नाम। मैं कह रहा हूं आपको, मारुति का जिस प्रकार से प्रोडक्शन हरियाणा के अंदर ही हमारे को दूसरी जमीन लेकर के देनी चाहिए थी, वो प्लांट उठा करके इन्होंने गुजरात के अंदर भिजवा दिया। आज प्रधानमंत्री जी की ये चेष्टा रहती है कि सारे हिंदुस्तान से उद्योग को उठा करके और गुजरात के अंदर रख दिया जाए। ये कई बार जो है जनता पूछती है कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं या ये आज भी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी भूमिका के ऊपर तो हमेशा सवाल रहता है। अच्छा। तो तमाम आज जो मारुति को, हीरो होंडा, सुजुकी को जो प्लांट आज गुजरात के अंदर चले गए हैं, वो किस कारण से गए, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। और कितने नए उद्योग, आपके प्रधानमंत्री जी बार बार जो है विदेशी दौरे पे रहते हैं, हवाई जहाज से नीचे ही नहीं आते हैं, तो कितने उद्योग आज आपने लगा दिए। अरे भाई कटारिया साहब, ये हरियाणा तो पंजाब से किसी वक्त के अंदर पंजाब से पिछड़ गया था। आज हरियाणा पिछले 10 वर्षों के अंदर जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें हरियाणा नंबर 1 के ऊपर था। किसी भी दृष्टि से आप देखिए, किसान की, औद्योगिक, नंबर 1 था, हर चीज में नंबर 1 था। भ्रष्टाचार में नंबर 1 था, भ्रष्टाचार में नंबर 1 था, भ्रष्टाचार में तो, सरकारी नौकरियां बेचने में नंबर 1 था। भ्रष्टाचार में तो, बोलने दीजिए दिलबाग सिंह जी। हिम्मत की बात पूछना चाहूंगा। ये मारुति 2 की बात करते हैं, तो सिर्फ एक ये बता दें कि मारुति 2 गुजरात में गया कब है और क्यों गया? हुड्डा खान की दरखान की जो सरकार थी, उसमें जो हुड्डा खान के कारनामे थे, उसके कारण मारुति उद्योग गुजरात में गया है। सत्र को लेकर तैयारियां कितनी है सर? क्या लेकर आने वाले हैं? विधानसभा सत्र को लेकर सरकार अपनी पूरी तैयारी में है और चाहे वो 75% रोजगार वाली बात अभी आप कर रहे थे, वो भी सरकार के किया गया है। 50% जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, वो भी इसके विधानसभा सत्र में जाने की तैयारी है। और सरकार अपनी पूरी तैयारी के साथ है। विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है। विपक्ष को मैं आपको बता दूं कि ऐसा हाल जो विपक्ष का है, ऐसा हो रहा है कि हरियाणा के अंदर विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। अच्छा। जरा पेमेंट हुड्डा साहब देते हैं, 10 दिन उसके बाद हुड्डा साहब कहाँ चले जाते हैं, विपक्ष कहाँ चला जाता है, कोई पता नहीं है। सरकार, विपक्ष को चाहिए था कोरोना के अंदर, जैसा कोरोना में पूरे देश के अंदर पूरा दुनिया लड़ रही है, विपक्ष को भी चाहिए था कि कोई सलाह देने, कोई अच्छी बात जो सरकार को बताने का, अच्छे मुद्दे रखने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है विपक्ष के पास। ठीक है, तंवर साहब। अनामिका जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कटारिया साहब ने और जेजेपी के जो प्रवक्ता हैं, ये कहना है कि विपक्ष का कुछ भी नहीं है। देखो कमाल की बात है, 9 महीने हुए सरकार को, 9 महीने में 9 बड़े घोटाले इस प्रदेश की जनता जानती है, और उन घोटालों के क्या क्या सूत्रधार हैं, जिस प्रकार से लूट हुई है। घोटाला तो हुआ है, आम जनता लुटी है। इसमें मैं सिलसिलेवार भी बताऊं, चाहे खनन घोटाला हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे आपका रजिस्ट्री का घोटाला हो, ये क्या बात कर रहे हैं? ये मुद्दे नहीं है, ये प्रदेश के मुद्दे नहीं है, ये विदेश के मुद्दे हैं। ये दूसरी बात, जिस प्रकार से SYL पे विषय है, 3.5 वर्ष का समय हो गया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही जो उस वक्त हम प्रमुख विपक्षी दल थे, हमने सारे विपक्ष को इकट्ठा करके माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को, ये सबने मिलके एक कमेटी बनाई कि भाई आप इसके सर्वे सर्वा हो, आप प्रधानमंत्री जी से समय लें। आज तक इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है कि आज तक प्रधानमंत्री जी इस विषय पर कोई समय नहीं दे पाए। हालांकि मैं, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो श्री राम मंदिर की जो इश्यू था, जो फैसला था, उसका क्रियान्वयन तो तुरंत हो गया 6 महीने के अंदर अंदर। लेकिन आज 3.5 साल के बाद, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, आखिर हरियाणा के लिए जो एक 54 साल से अन्याय हो रहा है, उस पे इनकी आंख क्यों नहीं खुली? इस बात को कौन देखेगा? चलो हम उस बात के खिलाफ नहीं है, अच्छी बात है मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन
क्या हरियाणा के लिए, जो हरियाणा का खासतौर पर दक्षिण हरियाणा का किसान जिस प्रकार से पानी के लिए तरस रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी है? इस अन्याय को कौन ठीक करेगा? निसंदेह नहीं हुआ। जब सर्वदलीय कमेटी बनी और मनोहर लाल खट्टर साहब उसमें कुछ भी नहीं कर पाए, तो हमने 5 बड़े प्रोग्राम करीब 2.5-3 साल के अंदर करे। हमने सांकेतिक खुदाई करी, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व था वो पंजाब की जेल में रहा। उसके बाद हमने संसद भवन का घेराव किया, और घेराव भी जैसे एक सांकेतिक घेराव नहीं, बिल्कुल संसद भवन के दरवाजे तक इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता गया, वहां लाठीचार्ज हुआ, हमारे अनेक सैकड़ों साथी घायल हुए। वो आपने देश प्रदेश ने वो सारी घटना देखी। उसके बाद हमने रामलीला मैदान में इस मुद्दे को लेके पूरे हरियाणा प्रदेश को इकट्ठा किया, सरकार ने नहीं चेती। उसके बाद हमने पंजाब के बॉर्डर सील करे, तो भी इन्होंने कोई आज तक संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद जो जून और जुलाई में जिस प्रकार से हमने जेल भरो का आंदोलन किया इस क्रियान्वयन के लिए कि भाई SYL का पानी हमें मिलना चाहिए, निसंदेह इन्होंने उन बातों पे कोई ख्याल नहीं किया। यही फैसला उस वक्त था, यही फैसला आज है। जो कल बात करने वाले हैं, पहले क्यों नहीं बात हुई? निसंदेह इसमें केंद्र सरकार की भी और इसकी अपने खट्टर साहब की, दोनों की इसमें नालायकी है। ये आज से पहले ये पानी मिल जाना चाहिए था। जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात करी कि जो बॉर्डर रोड और नहीं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स चाहिए जी। SYL के अलावा इनेलो और किन मसलों पर चाहती है? नहीं, इनेलो जो भी अनामिका जी, जो भी बेकायदगियां इस 9 महीने में हुई हैं, जो 9 बड़े घोटाले हुए हैं, उन सब पे हम प्रमुखता से अपनी बात रखेंगे और हमारी पूरी तैयारी है। बेशक जो हो सकता है कि कोई प्रवक्ता साथी कहे कि आपका तो MLA एक है, अकेला ही सब पे भारी है, और अतीत में भी बताया और फिर बताएंगे। ठीक है, अमित नेहरा के पास जा रही हूं मैं। नेहरा साहब, आपको क्या अभी से ही एक हंगामेदार सत्र दिख रहा है? क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? आप सदन के पटल पर क्या रख सकती है सरकार? देखिए अनामिका, पटल पे तो 26 को ही रखेगी, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इस सदन के मायने क्या है विधानसभा सत्र के। उसमें एक ये है कि ये जो सत्र है आगामी, जो मानसूनी सत्र, ये पहले वाले जो सत्र थे उनसे कोई अलग सत्र नहीं है। एक आधार पे कह रहा हूं मैं, बार बार आवाज उठती रही है हरियाणा में आम नागरिकों की तरफ से कि जो विधानसभा सत्र है ये सोमवार के दिन शुरू क्यों नहीं होता। अगर सोमवार से शुरू हो तो सोमवार का दिन भी काम आ जाए, मंगल का भी काम आ जाए, बुध का भी काम आ जाए, और वीरवार का भी काम आ जाए, शुक्रवार का भी काम आ जाए। लेकिन ये परंपरा रही है सभी राजनीतिक दलों की, जो भी सत्ता में आया है, ये या तो बुधवार को शुरू करते हैं, या वीरवार को शुरू करते हैं, या शुक्रवार को शुरू करते हैं। उसके अर्थ समझिए आप, उसका अर्थ ये है कि आप पूरे सप्ताह को खराब कर रहे हैं। जो वेतन भत्ते होते हैं, आने जाने का, गाड़ियों का जो पेट्रोल खर्च होता है, वो सारा जो राज्य की टैक्स पेयर है उनके ऊपर पड़ता है, खर्चीला हो जाता है। और दिखाने को ये हो जाता है कि हालांकि काम तो चला 5 दिन ही, लेकिन जो बीच में शनिवार और रविवार आ जाते हैं 2 दिन, वो भी एक्स्ट्रा जोड़ के बता देते हैं कि नहीं हमने तो 9 दिन चला दिया जी। तो ये चीजें पिछली बार जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी तो आपको ध्यान होगा मनोहर लाल ने एक ऐलान किया था कि हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि विधानसभा सत्र सोमवार से शुरू हो। लेकिन वही ढाके 3 पात ये भी रंग बिरंगे हैं। अब भी जो 26 अगस्त को जो प्रस्तावित सत्र है वो बुधवार को शुरू होगा। बुधवार के दिन कोई काम नहीं होगा। पहले दिन क्या है, श्रद्धांजलियां वगैरह होके काम काज बंद कर दिया जाता है, फिर अगले दिन काम शुरू होता है। अगले दिन वीरवार आ गया, फिर शुक्रवार हो गया, फिर शनिवार रविवार की छुट्टी होगी। तो इसे हासिल क्या होगा? पहली बात तो कम से कम आप ये व्यवस्था तो कराइए, ये तो आपके हाथ में है कि सोमवार से सत्र शुरू कराइए, ताकि जो जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई है, टैक्स के रूप में जा रही है, वो भक्तों के रूप में ना जाए। वो खाम खा के जो अनावश्यक जो गाड़ियां जाती हैं MLA की, विधायक अपने मंत्रियों की जो दिखाते हैं TADA में, वो कम से कम खर्च ना हो, पहली बात। दूसरी बात ये है, ई गवर्नेंस का जमाना है
और खासकर जब नोटबंदी हुई थी तो ई गवर्नेंस तो इतना वो आया था उसमें अस्तित्व में। खुद प्रधानमंत्री ने बार बार कहा था कि ई गवर्नेंस की तरफ चलो, आप ई ट्रेडिंग करो, ई करो, फलाना करो, इलेक्ट्रॉनिक उसकी तरफ करो। अब भी जो कोरोना काल चल रहा है तो उसमें देखिए कोर्ट पे ई कोर्ट्स लगने लगी हैं और आप दूर मत जाइए, जो प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्रियों के साथ मुखातिब होते हैं पूरे देश के, तो भी इलेक्ट्रॉनिकली आप मुखातिब होते हैं। तो ये कोरोना काल है, ये इतना तामझाम है। जो आप आज प्रोसीजर आप पढ़ेंगे कि 3 दिन पहले आपको सभी को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, आप इतने आदमी से ज्यादा नहीं ला सकते, आप उसी पीए को साथ लाएंगे जो सबसे ज्यादा आप सोचते हो कि ये लेके जाऊंगा तो काम चल जाएगा। पत्रकारों को भी तरह तरह की बहुत सारी चीजें, तो इतने दिन थे हमारे पास, तो ई असेंबली भी शुरू हो सकती थी प्रतीकात्मक रूप से। हालांकि उसमें सबक सीखा जा सकता था, कहाँ कमी रहेगी, कहाँ हमें से सुधार करने की जरूरत है, क्या ये कामयाब होगी या नहीं। लेकिन उस दिशा में तो कोई सोचा ही नहीं। ई असेंबली एक मील का पत्थर होती है। हम पूरे देश को दिखा देते कि हम इस दिशा में आगे बढ़े हैं, लेकिन उस दिशा में तो कोई सोच ही नहीं रहा। अब आ जाइए मुद्दों की बात, मुद्दे वही घिसे पिटे होंगे। अभी ऐसा SYL है, बार बार सभी जो प्रतिभागी कह रहे हैं कि पानी आएगा, पानी आएगा। अरे पानी कैसे आएगा भाई? पानी तो जब केंद्र चाहेगा तब आएगा। हरियाणा विधानसभा में कितनी उछल कूद मचा लो आप, विधानसभा के पास कोई पावर थोड़ी है कि वहां पानी खींच लाएगी SYL का। तो ये तो जो राष्ट्रीय पार्टियां, उनको देखना होगा कि क्या वो पानी ला सकती है या नहीं ला सकती, क्या उनमें इच्छा शक्ति है या नहीं। आपने नोटबंदी की, एक आदेश से ही पूरे देश में लागू हो गया मामला, तो आप आदेश तो करो भाई, पानी लेके आओ। जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो एक आदेश है, उसको इम्प्लीमेंट करो। अब राम मंदिर का जो आदेश था वो किसने दिया था? तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, सेंटर ने लागू कर दिया उठा के। तो ये तो हुआ पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है हमने तो दे दिया भी आदेश। ठीक है। अब सेंटर की जो है वो जिम्मेवारी है कि वो लेके आए या नहीं आए, नहीं तो बातें घुमाने में तो कितनी घुमा लो भाई, उसने नहीं किया, उसने नहीं किया। तो ये चीजें मुख्यमंत्रियों के साथ, और तो देखिए ये तो सारी चीजें हैं। विधानसभा में इसका उठाने का कोई, मुझे लगता कि इसका कोई ज्यादा कोई फायदा होगा। जनता तंग आ चुकी है, वो तो ये है। लगातार कमांड रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद सुदेश जी आपके साथ लौटते हैं, छोटा सा। ब्रेक के बाद बिना वक्त गवाए सुदेश कटारिया जी, मैं सीधे आपके पास आ रही हूं सभी का जवाब अमित नेहरा के जवाब के साथ। देखिए अनामिका जी, उन्होंने जिक्र किया कि ये तो राजनीतिक रंग ले चुका है SYL। ऐसा नहीं है। इस प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले 2002 में भी आया, जब ओम प्रकाश चौटाला और प्रकाश सिंह बादल मौसेरे भाई हुआ करते थे। पूरे प्रदेश को, पूरे देश को पता था किस प्रकार के घनिष्ठ पारिवारिक संबंध उनके थे। अगर सही मायने में वो इसका निदान करना चाहते तो आज तक SYL का पानी सुप्रीम कोर्ट के जो 2004 में 3 साल पहले 2004 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में, के साथ इसी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में यह समझौता आया फैसला, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे तो वहां भी कांग्रेस की सरकार थी, ऊपर भी कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन उल्टा SYL का पानी लाने के बजाय इनका राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो हरियाणा प्रदेश से बिलोंग करते हैं और मौजूदा विधायक थे कैथल से, वो जाके कहते हैं पंजाब में मैनिफेस्टो दिखा के कि पंजाब दा पानी पंजाब दे वास्ते। किस प्रकार की दोहरी राजनीति चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार और हमारा ऐतिहासिक मुख्यमंत्री, जिन्होंने हमारी सरकार आने के बाद पर डे उसकी सुनवाई करके हमने फैसला अपने हक में लाया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अनामिका जी, अगर SYL का पानी आया तो भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक कार्यकाल में आएगा। नकारा और झूठे वो थे, सरकारी नौकरियां बेचने का काम किया, जिन्होंने का काम किया। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आ रही मैं बोलकर उसको सरकार का तंवर साहब आ रही, मैं बोलने बारी बारी सर, बारी बारी गोली से मार तंवर साहब बारी बारी।
आप लोगों के सामने ओम प्रकाश चौटाला जी का कार्यकाल कैसा होता था। अगर किसान प्रोटेस्ट करता था तो उसको गोली से मार दिया जाता था। ये किसानों के खिलाफ सरकार जब रही किसान बिजली और पानी चलिए ठीक है, नहीं हो गया। जमीन हत्या कटारिया साहब हो गया, आप नहीं बोले सर, कांग्रेस का भी जिक्र किया उन्होंने। आपके ऐतिहासिक फैसले हैं, कानों से शराब पिलवा दी आपने। ये सत्र की बात नहीं हो रही है, ये सत्र की बात नहीं हो रही है। प्लीज प्लीज ट्रैक पर रहने दीजिए डिबेट को, डिबेट को ट्रैक पर रहने दें सर। सर प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए, डिबेट को ट्रैक पर रहने दीजिए, हमें ट्रैक से नहीं हटना, हम बहुत अहम मसले को लेकर बात कर रहे हैं। नहीं किसी ने करने की कोशिश नहीं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार और हमारा मुख्यमंत्री जी संजीदा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, घोटाले हो रहे हैं, संजीदा इसीलिए है जो करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं। सत्र कितना हंगामेदार होने वाला है। कटारिया साहब संलिप्त नहीं थे, घोटालों का उजागर किया, आप दोनों शांत रहिए प्लीज। उजागर किया कटारिया साहब, कटारिया साहब, कोई उजागर नहीं किया। सरकार के संरक्षण में घोटाले हुए नहीं हुआ, सरकार के संरक्षण में से घोटाला हुआ है। आबकारी मंत्री अभी आप दोनों शांत रहिए प्लीज। बिल्कुल ऐसा नहीं है, कैसा मिली? बिल्कुल जहां निमित्त मिली हमने उसके खिलाफ कार्यवाही। ठीक है कटारिया साहब, कटारिया साहब सर आप मुझे सुन क्यों नहीं रहे? सुधीर जी आप मुझे सुन रहे हैं? तंवर साहब प्लीज बारी बारी से, इस तरह से हम डिबेट को किसी सारगर्भित मोड़ तक नहीं ले जा पाएंगे। सब एक साथ अगर बोलने लगेंगे तो कुछ समझ में भी नहीं आया आप लोगों ने क्या बोला। टाइम वेस्टिंग है ये, आप केवल टाइम को किल कर रहे हैं, बल्कि विपक्ष के पास तो मौका है सरकार से सवाल पूछने का। बिल्कुल नहीं, फिर आप शुरू हो गए, फिर आप बिल्कुल ही। बाकी लोग यहाँ पर सर एक सेकेंड, बाकी लोग यहाँ खिड़कियां सजाने के लिए नहीं आए हैं सर, उन्हें भी बोलने दीजिए प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर। डॉक्टर हिम्मत बारी बारी से सर प्लीज ये जरूर बताएं 2004 से 2014 तक क्या कार्यवाही हुई एसवाईएल। भैया एक मिनट कटारिया साहब, अब आपका समय हो गया, बोलने तो दीजिए समय हो गया, बोले दीजिए, बोलने दीजिए, बोले दीजिए। अनामिका जी, जिस प्रकार से कटारिया साहब ने कहा कि हमारी ऐतिहासिक सरकार, हमारा ऐतिहासिक मुख्यमंत्री, हमारा ऐतिहासिक प्रधानमंत्री, मैं 100% इस बात से सहमत हूं कि इतिहास के काले अक्षरों, अगर इतिहास के जो पन्ने होंगे उसमें ये कार्यकाल काले अक्षरों में लिखा जाएगा। अच्छा, ये याद रखा जाएगा कि इस देश के अंदर एक ऐसा जो है झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री। सुनिए 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 जनाब, सुनिए, अरे कटारिया साहब सुनिए ना, मैं बताता हूँ क्या किया। अरे भाई बोलने दो, मैं जब तो बताऊंगा, आप बताओगे क्या? अब कांग्रेस पार्टी का जवाब आप दोगे, जनता ये जानना। अरे भैया आप जवाब देंगे क्या हमारा? आप 2004 से 14 तक शांति बरकरार, जवाब सुनना है, आज एसवाईएल पर जवाब सुनना है, जवाब सुनना है, शांति से जवाब लेने दीजिए प्लीज। जवाब अपनी बारी में, नहीं तंवर साहब अपनी बारी में बोलिए। एसवाईएल पर बहुत हो गया, आधा घंटा हम एसवाईएल पर बोल चुके हैं। या तो विपक्ष के पास एसवाईएल के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, आप लोग जानबूझकर टाइम किल कर रहे हैं। अगर आप विपक्ष में बैठे हैं, आपके पास मसले तमाम हैं, तो आप उनको उठाइए ना। आधा घंटा हम एसवाईएल पर ऑलरेडी आधा घंटा से ज्यादा टाइम तक बात कर चुके हैं, लेकिन और मसलों पर यहाँ बात ही नहीं हो रही है। ये तो सरकार के लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि हो हल्ला हुआ, अपना जो बिल लेकर आए उस पर काम किया और चले गए। सत्र ऐसे ही हंगामेदार, पहले से ही दिख रहा है कि हंगामेदार सत्र होगा। क्या काम होगा, ये एक वानगी है क्या उसकी? डॉक्टर हिम्मत। अनामिका जी, मैं कई बार पहले भी इस बात की चर्चा की कि ये हरियाणा न्यूज की बेबाकी, और मैं हिम्मत की दाद देता हूं कि जब सरकार ने कोई घोटाला, किसी घोटाले का जो है पर्दाफाश करने का काम किया है, तो उसमें हरियाणा न्यूज की एक अहम भूमिका रही है। तो इसके लिए मैं आपके पूरे समस्त चैनल को बधाई देता हूं कि आप लोगों ने कम से कम, आप लोगों ने कम से कम आज जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को संदेह की नजरों से देखा जा रहा है। वो किस कारणों से देखा जा रहा है वो भी सबके सामने है, लेकिन आपने बार बार जो है इस तरह के घोटालों को जनता के सामने रखने का काम किया। के अलावा कांग्रेस किन मुद्दों को उठाएगी सर? मैं उस पर भी आता हूं। अनामिका जी, अभी जो है हाल फिलहाल के अंदर जो है कोरोना का जो मामला हुआ, उसके अंदर सरकार ने किसी प्रकार का पहले तो ये होमवर्क नहीं किया कि हमारे प्रदेश के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिसका जो है इसकी वजह से है रोजगार गया है।
एक इसकी रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी को। और आज जब ये विधानसभा सत्र जब का पहले दिन ही जब ये रिपोर्ट जो है रख करके ये बताना चाहिए था कि हमारे प्रदेश को इस बीमारी से इतना नुकसान हुआ है और हमारे पास अगले 4-5 वर्षों के अंदर जब हमारी सरकार है तो हम इस योजनाबद्ध तरीके से इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होंगे। दूसरी बात, जो तमाम घोटालों के ऊपर जो है SIT और SCT नाम की जो कमेटियां गठित की गई, इन्हीं के विधायक स्तर के इनके जो है कुंडू साहब जो है इनकी सरकार के अंदर विधायक थे, जो है उन लोगों ने जो है पूर्ण रूप से बुलंद आवाज में तथ्यों के साथ इनके सरकार के जो मंत्री हैं उनके ऊपर जो है आरोप लगाए। विपक्ष की तो कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, इन्हीं के लोगों ने जो है आरोप लगाया। डिप्टी CM साहब जो है दुष्यंत चौटाला जी ने जो है खुद माना घोटाला है। मुख्यमंत्री जी कई बार अनेकों बार मान चुके हैं कि ये घोटाला है, लेकिन उसका बड़े योजनाबद्ध तरीके से एक लीपापोती काम करने का जो है इस सरकार ने एक नया प्रचलन शुरू किया है कि एक कमेटी बनाते हैं और खुद ही जो है उसको जो है क्लीन चिट दे देते हैं। एक बार भी बार बार विपक्ष की मांग थी कि आप किसी जो है रिटायर्ड जज से या कोई एक ऐसी कमेटी गठित कीजिए जिसमें दूसरे राजनीतिक दलों के लोगों को, हाँ ये मुद्दा क्यों नहीं उठेगा? ये जनता की आंखों में सरासर धूल झोंकने का जो बार बार प्रयास हुआ है, जो षड्यंत्र हुआ है कि किस प्रकार से जो है इस तरह के घोटालों के ऊपर मिट्टी डालो और आगे बढ़ो, फिर एक घोटाला, फिर एक कमेटी, फिर एक जांच, फिर उसके ऊपर पर्दा। ये जो बार बार का मामला है। आप भी बीजेपी की तरह ये कह रहे थे कि विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है, और ये जितने शब्द बाण आए हैं अभी डॉक्टर हिम्मत यादव के जरिए, प्रवक्ता कांग्रेस के जरिए, ये विपक्ष की तरफ से ही आए हैं। इन शब्द बाणों का क्या जवाब है? धान घोटाले में मुद्दा साहब को तो आपकी आवाज उठा दीजिए। तय किया गया था विधानसभा के अंदर कि आप ये घोटाले जो है वो हुए हैं, इसका आप जांच करवाइए और इसकी जांच करवाइए। मुद्दा साहब ने क्या किया था? मैं पूछना चाहूंगा जो कांग्रेस से, अगर हम सरकार ही अगर कोई काम लेती है तो सरकार को पता हो जाता है। दिलबाग साहब थोड़ा ऊंचा बोलना होगा सर, हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। जो कांग्रेस के कई घोटाले होते थे और वो घोटाला विपक्ष को उठाता घोटाला हुआ है। अरे भाई ये तो सरकार बता रही है कि ऐसे कोई गड़बड़ी है। अब रजिस्ट्रियों की बात कर लीजिए, रजिस्ट्रियों में पाकिस्तान लाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया। सरकार ने रजिस्ट्रिया पर भी विपक्ष का क्या रोल है? इसमें क्या किया विपक्ष ने? कहाँ से घोटाले पकड़ लिए विपक्ष ने? और कौन सा घोटाले की बात करता है? नैन साहब आप तो जुम्मे 4 दिन आए हो अभी। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप साझी हैं, लेकिन ये सरकार तो पुरानी है, 5 वर्षों से इस प्रदेश के अंदर है। मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि आप झूठे आरोप जो है लगाते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम लेते हैं, तमाम लीडर्स का नाम लेते हैं। आपने आज तक आप खाली क्यों बैठे थे? आपने एक भी कन्विक्शन अगर किया हो किसी का? आज बार बार जो है जांच के अंदर हमें क्लीन चिट मिलने का काम होता है। नैन साहब लास्ट कमेंट समझ के जवाब दीजिएगा, जो भी आपको फाइनल बोलना है, 20 सेकेंड है। ये जवाब है सर। अब आप देखिए सरकार कैसे प्रोग्राम कर रही है। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री खुद मुद्दे उठा रहे, खुद काम कर रहे, और फिर विपक्ष कहता है कैसे घोटाला, कौन से घोटाले की बात कर रहे? एक घोटाला, मैं हर घोटाले का जवाब उनको अगर बात कर रहा विपक्ष से, एक घोटाले की जिसके बाद हर उसका जवाब देने के तैयार होते, पूछिए जवाब पूछिए कौन से घोटाले की बात कर रहे हैं। ठीक है अमित नेहरा साहब, आपने पक्ष विपक्ष दोनों को सुना, क्या तैयारियां हैं दोनों तरफ की, वो भी आप लगातार देख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, किस तरह से देख रहे हैं? कुछ मिलने जा रहा है प्रदेश को इस सत्र में, या हंगामेदार सत्र ही देखेंगे? अनामिका, मुझे नहीं लग रहा है कुछ खास इसमें हासिल होगा, क्योंकि देखिए SYL तो बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने जो एक मुद्दा उठाया था उसी का जवाब नहीं दिया, किसी भी प्रतिभागी ने नहीं दिया, क्योंकि ऐसा है कि ये जो परंपरा है
जो जनता के पैसा को लूटने की जो परंपरा है विधानसभा सत्र के नाम पे, तो कम से कम ये तो इनके हाथ में है। ये सत्र तो सोमवार से शुरू हो सकता है, लेकिन उसका कोई जवाब ही नहीं है किसी के पास। और इसमें ना कोई सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है, ना किसी बंदे की, ना किसी भगवान की जरूरत है। ये तो इन्हीं के हाथ में है। भाई चलो शुरू कराओ भाई सोमवार से, तो कम से कम ये हो जाए तो आप ही ने पूछा ये सवाल, विपक्ष तो ये एक छोटा सा एक बहुत हल्का सा स्टेप है। चलिए आवाज आनी बंद हो गई। तंवर साहब फाइनल कमेंट। अनामिका जी, जब से कोरोना काल शुरू हुआ है निरंतर जो हमारे हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं उनको समय पे वेतन नहीं मिल रहा है, ये पूर्ण रूप से सच्चाई है। दूसरी बात, जो ये शराब घोटाला सामने आया और जो SCT बनी, हालांकि वो बिना दांत का शेर है, 20 सेकंड में खत्म करना, कोई बिना दांत का शेर है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। शेर है तो काहे का शेर है? तो है ही नहीं ना कुछ भी। लेकिन उसने भी अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि इसमें आपके जो अवैध शराब जो तस्कर था, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, उसको जब उसके खिलाफ अवैध शराब तस्करी के काफी केस हैं, तो उसको सरकार ने लाइसेंस कैसे दिया, आर्म्स लाइसेंस, और उसको हरियाणा पुलिस के सुरक्षा कर्मी किन हालात में उपलब्ध मुहैया कराए गए, सरकार जवाब दे। हरियाणा प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि तस्करों को संरक्षण, सरकारी संरक्षण क्यों दिया गया। ठीक है, हिम्मत यादव फाइनल कमेंट आप में से। अभी भी तंवर साहब ने भी नहीं बोला। आप लोग ये टाइमिंग है बुधवार से सत्र को शुरू करने को लेकर, इस पर आप लोगों ने सवाल नहीं उठाया। कितना वक्त चाहिए मानसून सत्र में, इस पर भी विपक्ष अभी तक बात करता हुआ नहीं दिखाया। अनामिका जी देखिए, इसकी जो तकनीकी इसका क्या मामला है, मैं इनकी मेहरा साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इसकी रूपरेखा जो है समय समय पर को ध्यान में रख करके बदल देनी चाहिए। और आज समय की मांग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो हमेशा ये प्रयास रहता है कि सत्र को किस तरीके से कहा भी था, किस तरीके से जो कम कर दिया जाए। पीछे आपने देखा भी किस प्रकार से जो है राज्यपाल जी का अभिभाषण करवा करके और फिर जो है समय को जो है कम कर दिया और डायरेक्ट जो है सरकार सीएम ने ये कहा था कि इसे सोमवार से शुरू करने को लेकर सरकार आगे इस पर काम करेगी। कहा था तो उनको रोका किसने था? विपक्ष तो स्वागत करता। हम तो इस बात की बार बार आवाज उठाते हैं कि सत्र को जो है जानबूझ के छोटा किया जाता है, और जब सत्र चलता है तो उसमें प्रश्नकाल जो है उसके समय को कम कर दिया जाता है और विधायकों को बोलने नहीं दिया जाता। तो बहुत बार हम तो ये बार बार ये प्रश्न उठाते हैं। कई बार आपने मुख्यमंत्री को सार्वजनिक तौर पे बोलते हुए देखा है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं जो है विपक्ष का जवाब देता रहूंगा। चलिए ठीक है, कई बार मुख्यमंत्री जी ने कहा है, आपने सुना है। 20 सेकंड ही था सर, साहब को भी मैंने इतना ही वक्त दिया। अनामिका जी रिकॉर्ड उठा के देखिए विपक्ष को हमने कितना समय दिया और हमारे पक्ष को कितना रिकॉर्ड में तो विपक्ष को जवाब दिया, समय दिया है, बिल्कुल दिया है। बोल नहीं पाए अलग बात है, जनता की हकों रखों की आवाज नहीं उठा पाए, ये तो रिकॉर्ड की बात है। लेकिन सर ये बुधवार और सोमवार वाला सीन क्या है? इसी तो एडवाइजरी कमेटी विपक्ष भी होता है, प्रतिपक्ष भी होता है, बात करें। ये बात तो मुझे लगता है कि समझ से परे है। एडवाइजरी कमेटी जब होती है उसमें विपक्ष के भी विधायक होते हैं, प्रतिपक्ष के तो पक्ष के भी होते हैं, उसमें बात रखी जा सकती है और उसका कोई ना किसी समाधान पहुंचा जा सकता है। लेकिन विपक्ष के सामने SYL का पानी आ रहा है नहीं, SYL का पानी हम लेके आएंगे। कल सरकार कटिबद्ध है इस बात के लिए, कल हरियाणा के लिए पॉजिटिव रहेगा। हमारे कार्यकाल में पॉजिटिव होने वाला है और SYL का पानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख लीजिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी लेके आएंगे। देख लीजिए, आप बोल के जा रहे हैं सर। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मुझे वक्त और ज्यादा इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने का, इसलिए मानसून सत्र पर संग्राम के साथ, चूंकि ये संग्राम अभी चल ही रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल हम यही रुकेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।